अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और शो की इब्तिदा में हस्बे मामूल तारुफ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में अदनान आदिल साहब, अनीक नाजी साहब, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब और हमें अबूज़र सलमान नियाज़ी और राना मुबशर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। कल के हमारे शो में पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बात हुई थी। सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी मुश्किलात का सामना, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल निशान की अलॉटमेंट थी और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको लेकर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जैसे यहाँ पर कल कयास आराई की गई, मुमकिनात की बात की गई, वैसा ही हुआ और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया और कहा गया कि इस पर डिविजनल बेंच बनाया जाए, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये मामला उठाया था और उनका ये कहना था कि ये एक रुकनी बेंच इस तरह से फ़ैसले को मुअत्तल नहीं कर सकता। अब ये मामला तो छुट्टियों के बाद तक चला गया है, लेकिन इस दौरान इस फैसले की या रिलीफ की हैसियत क्या रहेगी, ये अपनी जगह पर एक अहम सवाल है। जैसे ये फ़ैसला आया उसके बाद फ़तह के शादियाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बजाए गए और इन अ वे ये इलेक्शन कमीशन की सुबकी समझा जा रहा है फ़ैसला। तो इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस अबूरी रिलीफ के नतीजे में जो भी अहकामात आएंगे उन पर क्या इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा, जो कमेंट्री हो रही है इस मामले को लेकर, पहले हम उसकी तरफ जाएंगे और बैरिस्टर जफर का, बैरिस्टर गौहर का इस मामले पर क्या कहना था वो सुने। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया बल्कि 25 करोड़ अवाम का इत्मीनान आदलिया पे रिस्टोर किया है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, लेकिन इससे पहले अगर हम याद करें तो चंद रोज़ कबल पेशावर हाई कोर्ट में वकला की एक तंजीम की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया गया था और वहाँ पीटीआई के जो वकला विंग है उनके साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस मौके पर गौहर खान साहब, बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे और जो तंजीम है वकला की तंजीम मलगरी वकीलान, उनका ये मौक़िफ़ था कि पेशावर हाई कोर्ट एक मखसूस जमात को रिलीफ दे रही है, सूरत हाल ना बदली तो एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। इसको सियासी तौर पर कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, अपनी जगह पर अहम सवाल। लेकिन क्या नैयर साहब, लाहौर हाई कोर्ट के बाद वो आरओज़ के मामले पर जो फैसला सामने आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इंटरवीन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या पेशावर हाई कोर्ट का भी इससे गैर मामूली रिलीफ तस्वुर किया जाए फॉर पीटीआई? नहीं, इसमें दोनों इश्यूज में फ़र्क है जी, बट वो काइंड ऑफ था जी। उसमें तो इलेक्शन का अमल ही मुतासर हो रहा था और इलेक्शन डिले होने का खदशा था और एक अल्टरनेट अरेंजमेंट जो 3 दिए गए थे इलेक्शंस एक्ट में कि आरओज सरकारी मुलाजमीन या कॉरपोरेशंस की जो स्टेट कंट्रोल्ड है उनमें से लिए जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कमले से लिए जाते हैं या जुडिशरी से, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से लिए जा सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब इलेक्शन कमीशन के पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है तो फिर 2 ही रह जाते हैं डिपार्टमेंट्स, या सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मुलाजमीन कॉरपोरेशन जो स्टेट कंट्रोल्ड है, या जुडिशरी। तो उन्होंने ले लिया। इसकी शक्ल और है, यहाँ फौरी रिलीफ की ज़रूरत थी कि इंतखाबी अमल अदरवाइज रुक रहा था, इससे इंतखाबात का प्रोग्राम मुतासर नहीं हो रहा था, लेकिन एक जमात को इंतखाबी अमल से जमाती हैसियत में बाहर किया जा रहा था जिससे लोग अपनी पसंद की जमात को वोट डालने में से महरूम हो सकते थे। और दूसरी बात यह, कल भी बात की थी, स्पेशल इंटरेस्ट की जो सीट्स हैं वो जुपरडाइज हो जाता पीटीआई का राइट। अब पीटीआई का जो स्टेटस है इस ऑर्डर के बाद एक रजिस्टर्ड सियासी जमात का स्टेटस बहाल हो गया है। अब उनके जो भी लिस्ट आएगी स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स की, उनकी स्क्रूटनी भी मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने प्रोविंसेस में करेंगे एज द केस में भी। और वक्त आने पर अगर ये 13 तक ये फैसला बहाल रहता है तो पीटीआई को अपनी पसंद का बल्ले का निशान भी मिल जाएगा। बात बहस बल्ले के निशान की नहीं है, बात पार्टी के एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के बहाल होने का इशू है। इस ऑर्डर के साथ आज इलेक्शन कमीशन का वो हुक्म जिसके ज़रिए पीटीआई को सिंबल से महरूम किया गया था, वो ऑर्डर इलेक्शन एक्ट 2015 के तहत बज़ाहिर
जारी किया गया था, लेकिन आज उस पर पेशावर हाई कोर्ट में सीरियस सवालात उठाए गए हैं और इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। हमने कल भी इस एक्सपेक्टेशन का इज़हार किया था कि ये ऑर्डर मुअत्तल हो सकता है और होना चाहिए था। हम अप्रिशिएट करते हैं इस ऑर्डर को कि अवाम का एतमाद बहाल होना चाहिए और जमाती निज़ाम, अगर एक मुल्क में आइन के मुताबिक मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है तो एक सरप्राइज़ के ज़रिए एक पॉलिटिकल पार्टी को आउट मैनूवर ना किया जाए। जैसे आज उन्होंने भी कहा कि 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये ऑर्डर अनप्रेसिडेंटेड है कि पहले कभी किसी के पार्टी के साथ ये सो अब पार्टी हेड्स की जो लिस्ट है उसमें दोबारा आ जाएंगे बानी गौहर साहब आ जाएंगे। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई आएंगे, बानी पीटीआई, बानी हेड्स की बात की जा रही है, तो पार्टी हेड तो वही रहेंगे जो बानी है। नहीं, अभी पहले खारिज कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी इसी इलेक्शन को गौहर साहब को मेरा ख्याल ठीक है, उनको एज अ पार्टी गौहर साहब आएंगे क्योंकि उनके इंतखाबी नताइज को अब ये बुरी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। चलें, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन इस फैसले को चैलेंज भी करेगा, क्या उसकी पॉसिबिलिटी? उसके चैलेंज करने को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन मुमकिन तौर पर करेगा चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है, लेकिन गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट अब मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक है, यानी टेकअप नहीं किया जाएगा, बात है। ठीक है, इस पे जो तनकीद की जा रही है वो ये की जा रही है, ऐसे अनीक नाजी साहब जैसे दो आईनी इदारे एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि खुद मुख्तार इदारा है, वो कोई भी फैसला ले सकता है। अब उधर 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है, उसके फैसले को 1 रुकनी आज इस बेंच ने मुअत्तल कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मेरे तो राय पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि किसी भी सियासी जमात की बका या उसका वजूद या उसका मुस्तकबिल इंतखाबी निशान से नहीं जुड़ा होता। मतलब आप उसका इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे तो उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, वापस कर देंगे, यानी ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी बात है। इसकी कानूनी पहलुओं पर तो उन्होंने रोशनी डाल दी है। सियासी मैंने आपसे गुजारिश कर दी कि ये पहले भी एक इर्रेलेवेंट बात थी। ये एक असल में जो इसमें लॉस हो रहा है ना, ये डे टू डे, क्योंकि मुझे इस बात पे अभी भी डाउट्स हैं कि ये मामला यहाँ सेटल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ये बात आगे जाएगी, क्योंकि ये अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि होता ये है कि जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि अदालत पे एतमाद बहाल हुआ कौम का, या ये कहा जाता है कि इस आज के 25 करोड़ लोगों में भी आप जो फुटेज सुना रही थी कि 25 करोड़ लोगों का एतमाद जो है वो जुडिशरी पर बहाल हो गया। काश हो जाता। मेरी गुजारिश ये है कि जो भी इदारा सियासी फैसले जब लेकर वहां पे जाएंगे तो आप देख लीजिए कि कौन सा वो इदारा रह गया है जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो ये रहा है कि एक फैसला आता है तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो कहता है कि एतमाद बहाल हो गया, दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी बड़ी बेरहम तनकीद करता है। कुछ दिनों के बाद जब सिचुएशन चेंज होती है तो इधर वाले जो पार्टी पहले जो तनकीद कर रही होती है वो तारीफ करने वालों में हो जाते हैं, तारीफ करने वाले तनकीद करने वालों में हो जाते हैं। एक ही इदारे को एक पार्टी के लोग जो डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी तमाम एनर्जी के साथ, कुछ दिनों के बाद वही उस पर तनकीद कर रहे होते हैं, और जो पहले तनकीद कर रहे होते हैं वो दूसरी तरफ आ जाते उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है ना, एक तो है कि चलो आप महीनों में 6 महीने में, ये जो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हो रहा है, वीकली बेसिस पे हो रहा है, ये शेक कर रहा है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, ये शेक कर रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। हमें ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, इकोनॉमी और उसके बाद स्टेबिलिटी, ये अब मामला रूट्स पे आ चुका हुआ है। मैं अपनी बात का अख्तिताम यहां पे करूंगा कि हमें ठहर के ये देख लेना चाहिए कि जो सिक्योरिटी होती है ना, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे चूंकि एक सिक्योरिटी स्टेट, ज्यादा हमने एज अ सिक्योरिटी स्टेट हमारा तारुफ है, ये जो सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी रिलेशनशिप, ये यानी एक इंसान का दूसरे से हो, या एक इंसान का कंपनी से हो, या कंपनी का इंसान से हो, या स्टेट टू स्टेट हो, या स्टेट टू सिटीजन हो, या सिटीजन टू स्टेट हो, सिक्योरिटी रिलेशनशिप जहां भी आएगा उसके रूट में इनसिक्योरिटी होगी। क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी नहीं है तो फिर आपको सिक्योरिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। राइट। सिक्योरिटी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात देख लीजिए, हमारी बात बाकी हमसायों के साथ ताल्लुकात देख लीजिए। तो जब तक हम, अच्छा अब ये तो एक अलग बहस है ना कि सिक्योरिटी स्टेट से आप वेलफेयर स्टेट की तरफ कैसे जाएं, ये अलग बहस है, मैं अभी ये नहीं बात कर रहा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बतौर सिक्योरिटी स्टेट इतनी दहाइयां गुजार के और ये माइंडसेट तैयार करके, जो वाहिद चीज जिस पर हमारी बका चल रही है ना, ये जो आप देख रहे हैं बुरी भली, ये सिस्टम की ये कायम रहने पर है। ठीक है,
ये शेक हो रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता कि अल्लाह करे ये मतलब कायम रह जाए, बुरा भला है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये कुछ हो गया तो बस फिर। बिल्कुल, ये जो बात आपने की ना कौमी सलामती पॉलिसी, ये माजी करीब की बात है कि उसकी डिटेल्स जो सामने आई थी उसमें कहा गया था कि अब सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट की तरफ पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी लीडरशिप चाहिए इसको पूरा करने के लिए, उस पर अमल पैरा होने के लिए जो सबको काबिल कबूल हो, और शायद उसी की अभी तक जंग जारी है कि ये मामला हमें देखने में आ रहे हैं। इतनी निटी ग्रिटीज हैं कि इंतशार और अभाम हर तरफ है और कोई क्लैरिटी किसी भी सिचुएशन में मिल नहीं पाती। ये नहीं, आपके किसी भी इदारे पर अब वो चीज नहीं है, लेकिन उसको कैसे बहाल किया जा सकता है, अपनी जगह पर एक क्वेश्चन है कि गैर मुल्की जरीदे ये लिख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि टकराव तब भी जारी रहेगा। तो फिर इस सिचुएशन में किसे आप कबूलियत दे सकते हैं? राना साहब, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? आपकी प्रेडिक्शन थी, अच्छा क्वेश्चन कुछ यूं आपसे किया गया था कि बल्ले का निशान तो होगा बैलेट पे, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि वो किसके पास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही होगा? आई पर्सनली थिंक जी, आप अभी तक तो ऐसे ही है सिचुएशन के तहरीक इंसाफ के पास ही होगा, और लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, बट एज ऑफ नाउ और अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी मुझे पीटीआई के पास ही नजर आता है। एक चीज आयशा जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बहुत बात होती है, हम भी करते हैं, आप भी कर रहे होते हैं, सब लोग कर रहे होते हैं। आई पर्सनली थिंक मेरी सजेशन है, समझ लें या मैं ये समझ लें कि अबू ज़र अब इस वक्त लाइन में नहीं है, लेकिन वो आगे से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन एनीवेज आई पर्सनली थिंक कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अच्छा हैं, चलो फिर ठीक है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है। मतलब इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि इन द डेज टू कम वो ऐसा कर सकता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी किसी जगह से कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है, डिसीजन सामने आ सकता है, आई डोंट नो, समथिंग कैन हैपन। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हुए हैं उनको दोबारा से गेज किया जा सकता है। There is a possibility this can happen. अच्छा, वैसे राना साहब आप कैनवस पे बात को बिखेर रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला था ना, तो बाद में बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन साहब को कहा जाता था कि उनको नाअहल किया गया। अब अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। आप बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी से पहले अगर ऐसा होगा बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर तो वो ANP के साथ ही होगा। नहीं, और जमातों के साथ भी हो सकता है आयशा। अच्छा। वो मैं सिर्फ वहां तक कन्फाइन नहीं रखूंगा जी। अच्छा, एक छोटी सी और गुजारिश करना चाहूंगा। अभी बात हो रही थी, हमारे दोस्त बात कर रहे थे सिक्योरिटी पॉलिसी पे। अभी जो रिसेंट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई और जिसको किसी हद तक सामने भी लाया गया, बल्कि लाया ही गया, सारी चीजें सामने आ गई थी। आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज कह लें, उसमें कुछ थोड़ा अरसा मैंने गुजारा, लेकिन नेशनल जब सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनती है उसको अगर मद्देनजर हम रखें, जो हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट बना के वहां पे दी, उनको अगर सामने रखें, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो पॉलिसी बनी हुई के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, उनको दोबारा से रीएड्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सम चेंजेस जिसमें उसमें मेरे ख्याल में लाने की जरूरत है, और उसको जितनी जल्दी लेके आ जाए उतना बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा जाती ख्याल में उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। उसके अंदर वो 3-4 फ्लॉज मेरी नज़र में है, उनको एड्रेस किया जा सकता है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इस वक्त बड़ा एग्रेसिव हुआ है इलेक्शन कमीशन। अब वो किस वजह से हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ, मैंने कुछ ट्वीट भी किया था, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा है और वो निगरान हुकूमत को लिखा है, एंड इट इज रिलेटेड टू द प्राइवेटाइजेशन, और वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में लिखा है उन्होंने, और वो बड़े उसमें सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, और उन्होंने कहा जी कि आप जो केयर टेकर हुकूमत है वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो हैं उनको लुक इनटू करें, और आप पॉलिसी मेकिंग में मत जाएं, यानी कि उधर ना टुर पाओ तुसी। लेट द न्यू गवर्नमेंट कम इन और वो पॉलिसी बनाएगी, उसको बनाने दे। आप जो ये PIA की प्राइवेटाइजेशन है जिसमें उसके एसेट्स भी इन्वॉल्व है, सारी दुनिया में बड़ी प्राइम लोकेशन में PIA के एसेट्स है,
और बड़ी प्राइम लोकेशन पे उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, फवाद साहब के खिलाफ तो 21 दिसंबर को एक समाअत भी होनी थी एक दरखास्त पर, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, कोई बाज़गश्त नहीं हुई। राना साहब जी, वो ठीक कह रही हैं आप, उसका भी मेरे ख्याल में उससे इसको लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, बट देन अगेन ये लेटर इज देयर, इट्स वेरी अपने तई यानी कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। राना साहब आप ये बताना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है और कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो है उससे जरा थोड़ा सा दूर रहे। हाँ चले, एग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग में मत पड़े और डे टू डे अफेयर्स करें। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, तकाजा भी यही है शफाफियत का। अब सर आपने मेरा सवाल तो सुना होगा, उसके साथ ये ऐड कर लेंगे इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अब सर्टिफिकेट जारी कर देगा जो इससे पहले रोका गया। देखें, इस फैसले की रोशनी में जो उनका सिंबल है वो बहाल हो गया है और उसके साथ साथ जो पार्टी की एग्जिस्टेंस थी जो अंडर क्वेश्चन आ रही थी वो भी इट्स बैक टू द लाइफ। तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं अपनी रिजर्व सीट का जो उनका है, जिसमें वुमेन और मिनॉरिटीज वाला सीट्स का जो एक लिस्ट देनी होती है, उसमें थोड़े इश्यूज आ रहे थे। तो एवरीथिंग इज नाउ बैक टू द सेम पोजीशन जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले पोजीशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो मेरे ख्याल से इशू नहीं होगा। और यहाँ पे देखें, ये इंटरिम ऑर्डर है और इंटरिम ऑर्डर तभी होता है जब दूसरी पार्टी को अगर आप स्टे ना दें तो वो इररिपेरेबल लॉस सफर कर सकती है। ये एक कंडीशन होती है, इंटरिम ऑर्डर तभी ग्रांट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, अगर स्टे ऑर्डर ना दिया जाता तो वो फिर इलेक्शन प्रोसेस से दे वुड हैव बीन किक्ड आउट और टेक्निकल नॉकआउट हो जाता उनका। तो ये फिर एक पूरे इलेक्टोरेट जो उनको वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पार्टी का इशू नहीं था, जो उनके प्रोटेक्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका भी नुकसान होता। तो मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है। और लेकिन इससे एक चीज देखिए, हमें इससे एक सबक सीखने की जरूरत है कि हमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, सबको इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा। और ये पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेसी है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। इससे तो पार्टीज को तो फायदा होगा ही होगा और साथ साथ जो आपकी पार्टी जो मुल्क है उसको भी फायदा होगा। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ेगा, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस पे अब सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई इफेक्टिव रोल प्ले अगर करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन ऐसे फैसले ना दे कि जी इलेक्शन से 35 दिन पहले एक पार्टी का सिंबल ही आप ले लें। दिस नीड्स टू इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये इलेक्शन हो जाता है तो इसके अगले इलेक्शन में पार्टीज को तनबीह करें, उनको वार्न करें, पेनल्टीज इम्पोज करें, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पार्टीज के अंदर बहुत अच्छी जमहूरियत की बुनियाद थ्रू इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो मजबूत कायम हो सके यहाँ पे। अच्छा, जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं उसमें इलेक्शन कमीशन मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले को हम लेकर देख रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी, आप इसमें एक चीज भूल गई हैं, इसमें परवेज खट्टक साहब आपको याद नहीं आए, उन्होंने कहा था मुझे बैट ऑफर हुआ था जी, उस पर रऊफ हसन साहब तर्जुमान पीटीआई ने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए अदालती कमीशन का भी मुतालबा कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने तरदीद भी कर दिया है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं परवेज खट्टक साहब। तो वजह क्या थी मैं बता देता हूँ, वो उन्होंने सही सुना नहीं था, कमीशन ने इस वजह से मना किया। वो उन्होंने उनको बल्ला नहीं कहा था, बिल्ली कहा था, तो वो उसको बल्ला ये भी कोई बलाई है जो आपकी जान नहीं छोड़ी। परवेज खट्टक साहब को आप बार बार याद कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में बैठ के दो मतलब होते हैं, मुझे लगा आप दूसरे मतलब की तरफ जाएंगे, लेकिन आप नहीं। अच्छा चले, इलेक्शन कमीशन की बात है। जी 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 राना साहब, हम समझ गए, हम आपकी बात को बैनुसतूर समझ चुके हैं। इससे आगे कहा था उन्होंने, बैट का मुराद और चमगादड़ कहा था, चमगादड़ की बात हुई। मैंने भी यही बोला, राना साहब ने उसको एलैबोरेट कर दिया, बहुत सादा है राना साहब आप। अच्छा राना साहब, इलेक्शन कमीशन का रोल है इस सारी सिचुएशन में। अभी अबू सर ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या बनता है, दूसरी तरफ हमें राना साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी एग्रेसिव है और जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को पसपाई पे मजबूर किया है। कल अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से समाअत होने जा रही है, उधर फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ होना है। तो इस तरह से इसका जो आज हुआ उसका असर कल हमें दिखाई देगा।
ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में तो अब तक जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी अमाल हैं उनसे एक ही बात ज़ाहिर होती है कि उसका एक ही मिशन और मकसद है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह महदूद किया जाए और किस तरह उसके लिए जगह जो है अरसा हयात उस पर तंग किया जाए। आप देखें 70 दिन तक तो वो फ़ैसले पे बैठे रहे, उन्होंने जारी नहीं किया, फिर 70 दिन बाद उन्होंने कहा अपना फ़ैसला सुनाया और फिर एक बिल्कुल इलेक्शन के करीब उन्होंने क्राइसिस खड़ा कर दिया कि एक पार्टी जिसको तकरीबन 2.25 करोड़ वोट पिछले इलेक्शन में मिले थे, आप उसको गेम से ही आउट कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जितने भी फ़ैसले अब तक हुए हैं उनसे हमने यही देखा है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक उनका रवैया रहा है और उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाना मकसूद है। जो उन्होंने फंडिंग के मामले पे जो असूल लागू किए तहरीक इंसाफ पे, वो दूसरी पार्टियों पे नहीं किए, उनकी तफ्तीश नहीं की। तोशा खाना के मामले पे जो उन्होंने केस उठाया वो दूसरी पार्टियों पे नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग तो रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करके कारें, महंगी कारें 3 जरदारी साहब ले चुके थे, नवाज शरीफ साहब को 1 कार मिल चुकी थी, बहुत महंगी कार औने पौने दामों, उनके ऊपर कोई केस नहीं किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी के ऊपर एक केस किया गया। तो अब ये जो सारा इलेक्शन कमीशन का रवैया, और जिस तरह आरोज़ ने लिखा कि देखें जो लोगों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराने दे रहे, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब के लिखा कि इंतज़ामिया जो है हर ज़िले से शिकायतें आ रही हैं, लोगों को कागजात जमा कराने से रोक रही है। आज जो है 10 मुख्तलिफ़ जगहों से मेरे पास जो अब तक मैंने इत्तलात इकट्ठी की हैं, लोगों के तजवीज़ करने वालों को जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और तस्दीक करने वालों को उठाया जा रहा है, वकला को गिरफ़्तार किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में मसलन एक हाई प्रोफाइल केस दरताज गुल का है जहाँ पे कोई लगारी उनके मुकाबले में है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का पूरा रवैया है वो एक जमात के ख़िलाफ़ वो सफ़ारा है। अब वो अपनी इमेज बनाने के लिए कोई बातें ऐसी और करें उस कि जमात ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। क्या जवाबदही हो सकती है इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इन शिकायत पर? देखिए, जो इस वक्त तक अब तक हालात हैं उससे तो नहीं लगता कि कुछ ख़ास होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसको शायद पूरी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो सपोर्ट कर रही है और इलेक्शन कमीशन जो है उसके साथ हम आहंग है। और इस वक्त जो गेम है वो तो यही है कि पहले तो ये था कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इलेक्शन के अरीना से आउट कर दिया जाए, और वो नहीं हो सका तो अब ये कि किसी तरह उसकी जो सीटें जीतने की सलाहियत है उसको महदूद किया जाए, कम से कम वो सीटें जीत सके, ऐसे हालात बना दिए जाएं, उनके कैंडिडेट्स को नाअहल करार दे दिया जाए, उनके स्क्रूटनी में उनके कागजात मुस्तरद कर दिए। अच्छा, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने रेजिस्ट किया माजी में सिस्टम को, जिस तरह बाकी पार्टी ज़ेर ताब रही अपने दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी फाइट बैक की किसी ने? जी क्यों नहीं की, पीपल्स पार्टी ने की। पीपल्स पार्टी का तो बहुत ही लंबा पेंडा था जो जनरल ज़ियाउल हक ने, उनका क्या कुछ नहीं किया उनके ख़िलाफ़, उनके तो लोगों को कोड़े तक मारे गए और सज़ाए मौत तक दी गई, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े रहे और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा फ़ाइट किया। और 2 मरतबा वो उनके साथ हुआ, बल्कि 2 से भी ज़्यादा मरतबा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इसहाक़ खान ने जो कुछ किया, फिर उनके अपने सदर लगारी ने किया, उसके बाद फिर जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उनके साथ हुआ। तो इसी तरह नवाज शरीफ भी रियासत के साथ भिड़ते रहे हैं माजी में, उनकी पार्टी भी तोड़ फोड़ दी थी, जनरल मुशर्रफ ने काफ लीग बना दी थी, सारे लोग उधर छोड़ के उधर चले गए थे। तो पाकिस्तान में जो पार्टी जो मकबूल होती है और जो वज़ीर आज़म इलेक्टेड होता है उसके साथ उसको मुकदमे भुगतने पड़ते हैं और उसको सख्त हालात का सामना इंतज़ामी मशीनरी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। जो भी वज़ीर आज़म इलेक्टेड हुआ है उसको जो है वो ज़ेर अताब रहना पड़ा है। ठीक है। पाकिस्तान में तो ये लतीफ़ा भी गर्दिश करता है कि अगर आपने वज़ीर आज़म बनना है तो आपको एक बार जेल में रह के तपस्या करके आना होगा, फिर उसके बाद आप किसी बड़े मनसब पर फायज हो सकते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। किसी मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसकी बुनियाद को समझा जाए। जो सवाल अदनान आदिल साहब ने उठाया वो बहुत वैलिड है। मैं चाहूँगी कि अनीक नाजी साहब मुझे इस पर रहनुमाई मेरी करें कि अगर वो ममनुआ फंडिंग वाला मामला हो, तोशा खाना वाला मामला हो, इंट्रा पार्टी वाला मामला हो, इस हमाम में सब एक जैसे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज दागी हैं अगर देखा जाए तो। इनफैक्ट मुझे आपसे ये जानना है कि ये बाकायदा खबर कोर्ट हुई कि इलेक्शन कमीशन से भी ये क्वेश्चन किया गया, तो मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट है, पीटीआई इज़ अ स्पेशल पार्टी। वाई स्पेशल ट्रीटमेंट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ऑल दीज मैटर्स? देखिए, ये तो एक ही सवाल है, इसको आप 1000 दफ़ा 1000 जाविये से कर लें, जवाब इसका एक ही है। और वो ये है कि पीटीआई ने जहाँ पे लड़ाई उसने शुरू की हुई है, जब से हुकूमत उनकी गई है, उनकी तो लड़ाई वहाँ पे जारी है। और वहाँ पे जहाँ पे बाकी तो सियासी पार्टियाँ बैठ के चाय पी रही हैं और देख रही हैं
लड़ाई तो वहाँ हो रही है। और वो जो एक रिवायती, आप यूँ कहिए, उसको आप कोई भी नाम दीजिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कह लीजिए, न्यूक्लियस कह लीजिए, आप उसे टावर ऑफ पावर कह लीजिए, आप उसे खुद स्टेट कह लीजिए, जो भी कहिए, जिस नाम से भी आप पुकारें, उनकी लड़ाई या उनकी बराह रास्त जो आप कहिए कि यानी झड़पें और यानी आगे बढ़ के बहुत आगे बात जा चुकी है, उनकी जो है वो वहाँ पे लड़ाई चल रही है। अच्छा। और इसका जो फैसला है वो, अब देखिए, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, इंतकाले इक़्तिदार के दो ही तरीक़े हैं। या पुरअमन तरीका ये है कि आइन, असूल, ज़ाब्ते वोट के तहत हो जाएगा, वरना ये बंदूक फैसला करेगी। हमारे यहाँ चूँकि बात अनफॉर्चुनेटली उस तरह की ट्रांसपेरेंट नहीं है, वोट वाली या आइन वाली, बंदूक ने तो किया है बराह रास्त कब्जा, लेकिन ये इंतकाल इक़्तिदार उस तरह से नहीं हुआ। तो अब ये लड़ाई बीच में फंस गई हुई है। अच्छा, लेकिन इसमें जो आखिरी फतह है, तारीख ये बताती है कि इसमें आखिरी फतह जब बंदूक और यानी कागज की लड़ाई हो जाएगी, वोट की लड़ाई हो जाएगी, कलम की, तो तलवार फिर ये फैसला करेगी, बंदूक ये फैसला करेगी। अच्छा, अब बंदूक के मुकाबले में आप क्या कर सकते हैं? बंदूक के मुकाबले में तो बंदूक ही आएगी ना फिर। अच्छा, बंदूक के मुकाबले में अगर आप बंदूक लाकर, क्योंकि मैदान जंग हो गया, फिर मैदान जंग में फिर फैसला कुन फतह, आखिरी फतह किसकी होगी, ये सवाल आप अपने आप से कर लीजिए। राइट। तो जिसके पास ज्यादा ताकत, असला मौजूद है, यानी जो फोर्स रखता है अपनी मसल पावर और बंदूक की पावर से अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की ताकत जिसके पास है, वो फरीक जीत जाएगा। इसमें कोई बहुत यानी कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। लेकिन अगर वो, जैसा मैंने सिक्योरिटी स्टेट का पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो एक यूनिटी या जो हम देख रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, चले मैं ये भी फतवा नहीं देता, लेकिन ये सिक्योरिटी स्टेट के एक, आप कहिए, पस मंजर में एक मुल्क है, एक पूरी सोसाइटी। अच्छा, अब वहां पे सिक्योरिटी और सिस्टम अगर शेक हो जाएगा तो दूसरी कौन सी चीज है जो जोड़ के रखेगी? अच्छा, मिसाल के तौर पे कितने, मतलब पंजाबी मजदूर तो हैं बलूचिस्तान में, लेकिन कितने बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं पंजाब के जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं? कितने बलोच हैं? यानी हमारे ट्रेड रिलेशंस विद इन द प्रोविंसेस क्या है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। सियालकोट है या फैसलाबाद है, इनकी जो एक्सपोर्ट आपको यूरोप या अमेरिका में ज्यादा मिल जाएगी, विद इन पाकिस्तान क्या है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहता। ठीक है। तो अब इसका आखिरी फैसला कौन करेगा? इसका आखिरी फैसला मैदान जंग में इस तरह के हालात में वो करेगा, मतलब अब बंदूक करेगी। तो इसका मतलब ये इंतखाबात भी ये फैसला करने जा रहे हैं 8 फरवरी के। इंतखाब, आपने जिस पस मंजर में सवाल किया है, ये उस इंतखाबात जो हो रहे हैं ये उस पस मंजर में हो रहे हैं। तो वो फैसला कर देंगे कि अवाम ने किसको पजीराई दी। आखिरी ताकत जो है वो तो वही है। ठीक है, ताकत का मरकज। इस बारे में बड़ी माजी में भी बहस होती रही है, पावर वर्सेस पावर, नॉलेज वर्सेस पावर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। नहीं, वो तो पावर की क्वालिटीज है, वो और डिबेट है। वो तो ये है कि फिर नॉलेज इज द हाईएस्ट क्वालिटी या वो तो, लेकिन उधर लेकिन मैदान जंग में जब आप आमने सामने खड़े हो तो उसमें पीएचडी कौन है या उसमें मैट्रिक कौन है, वहां तो नॉलेज। ओवर टाइम ओपिनियन भी बड़ा मैटर करता है, वो फिर मुकाबले आ जाता है पावर के। ये भी हमने ओवर टाइम देखा। निहत्ता आएगा ना, हाँ निहत्ता आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन जिंदा रहता है तारीख में, ये अपनी जगह पर एक डिबेट है। ये बहुत गहरी बात आपने बड़ी बारीकी से समझा दी, उसकी कॉम्प्लेक्स, बहुत सी कॉम्प्लेक्स बातें हैं जो समझने वाले समझ चुके होंगे कि आपकी इंटेंशन या डायरेक्शन आपकी क्या है। मुझे वापस वाक़यात की तरफ आना है। और नहीं साहब, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, अडयाला जेल में कल समाअत होने जा रही है, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब अहकामात के बाद दोबारा नज़रबंद हो गए, इसे तौहीन अदालत के ज़ुमरे में लाया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? नहीं, इससे तौहीन अदालत का पहलू नहीं निकलता, वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है। लाहौर में भी ऐसा हुआ है, 4-4, 5-5 मुकदमात में ज़मानत के बाद डिटेंशन ऑर्डर्स जारी हो गया और उनके ख़िलाफ़ अभी भी मैटर्स पेंडिंग है। ये गवर्नमेंट अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक इस्तेमाल कर रही है कि अगर उन्हें, उनके अरकान को किसी मुकदमात में ज़मानत मिलती है तो अदालत उसके ख़िलाफ़ ये ऑर्डर लेके आ जाती है कि इनसे बदअमनी का या नक्स अमन को ख़तरा है। हैरानगी की बात यह है कि जो शख्स 5-6 माह से जेल में है, मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है, एक शाम जेल से बाहर आने में कौन सा अंदेशा नक्स अमन हो गया और कौन सी बदअमनी? 9 मई के वाक़यात का ये असल में शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनको, तो फिर 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार करते ना, फिर डिटेंशन ऑर्डर नहीं, फिर डिटेंशन ऑर्डर का क्या तुक है? अगर वो 9 मई में मुलव्वस है तो 9 मई में गिरफ्तार करें, इन्वेस्टिगेट करें,
इंटरोगेट करें, प्रोसिक्यूट करें। ये भी एक 9 मई को एक लटकाया हुआ है तमाम तफ्तीशी और तहकीकाती इदारों ने कि आराम से चलाते रहें, जिसको चाहे टैग करते रहें, जिसको चाहे कहाँ प्लेस करते रहें। आज तक एक भी मुकदमा की समाअत शुरू नहीं हुई। 9 मई से लेके आज 7वां माह चल रहा है। कुछ लोगों की ज़मानत हो गई, कुछ की नहीं हुई। किस बात का? अगर ये 7 माह में शहादत इकट्ठी नहीं कर सके कि मुल्ज़मान को चालान किया जाए, तो फिर डिटेंशन ऑर्डर्स का सहारा लेना ख़त्म करें। अगर उनके खिलाफ एविडेंस है तो प्रोसिक्यूट करें, नहीं एविडेंस तो उन्हें एक आज़ाद शहरी के तौर पे जीने दें। इससे मैसेज ये जा रहा है कि एक जमात की किसी भी लेवल की लीडरशिप को ये इलेक्शन के दौरान भी पब्लिक में नहीं देखना चाहते। लेकिन आप कुछ बता रहे थे ब्रेक के दौरान कि शायद कोई मामला जो है या हवाओं के रुख में कोई तब्दीली है। नहीं, हवाओं के रुख में कोई तब्दीली नहीं है। बात सिर्फ ये है कि पीटीआई का रिवाइवल हो रहा है। जो सेटबैक उन्होंने लिया था अब वो उससे बाहर आ रही है। आज के फैसले के बाद पीटीआई का मोरल और उसकी पॉइंट स्कोरिंग बढ़ी है, सोसाइटी में उसकी रेलेवेंस और बढ़ेगी। अदालतों से उन्हें रिलीफ थोड़ा बहुत जितना भी मिल रहा है उससे पीटीआई में एक छोटा हल्का सा बात कर दूं। सबसे बड़ी कोशिश थी कि पीटीआई के लोगों जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। एक तजाद आ भी रहा है और अभी जो अगला फेज है वो भी पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। वक्त हमारे पास मुख्तसर बहुत कलील, चाहेंगे कि बहुत से मौज़ूआत जिन पर बात करना बाकी है वो कर ले, पूछ लें। मुझे अबूज़र आपसे ये जानना है कि बानी पीटीआई ने तोशा खाना केस के फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस टेकअप करेंगे या चीफ जस्टिस की वापसी का इंतजार किया जाएगा? नहीं, देखें, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एक चीफ जस्टिस के पास होती हैं, तो वो टेकअप कर सकते हैं। लेकिन ये अर्जेंसी तो है मैटर में, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी हो रही है, फिर वो कन्विक्शन वाला सवाल आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो टेकअप कर सकते हैं और उनको कर भी लेना चाहिए, उसको डिसाइड वो कर दें। मेरे ख्याल से इस पे इतना कोई इशू नहीं है, अर्जेंसी तो है मैटर में। अच्छा। तो ही कैन एक्सरसाइज ऑल पावर्स जो एक चीफ जस्टिस के पास होती हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या हैसियत है? जैसे वो कहते हैं कि बानी के बाद वो हैं, वो जो भी बात करते हैं वो कहाँ स्टैंड करती है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द फॉलोअर्स? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो बानी तहरीक इंसाफ के बाद वही हैं कि नहीं है। इस वक्त तो देखिए इमरान खान साहब हैं, अगर आप पार्टी हायरार्की देखें, ही इज द फाउंडिंग चेयरमैन और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं पार्टी के वही हैं, सारी मॉरल अथॉरिटी वही एंजॉय करते हैं क्योंकि वोट बैंक उनका है। उसके बाद साहब जो हैं वो चेयरमैन है, फिर पार्टी की हायरार्की है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या डेजिग्नेशन है पार्टी में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन एक सीनियर में जारी बात है, उनके एक बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, तो उनका वहाँ पे एक सीनियर एज ए सीनियर तो उनको सब ट्रीट करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत भी है वहाँ पे। लेकिन मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि उनकी हायरार्की क्या पोजीशन है। मुझे तो यही पता और चेयरमैन है, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, हायरार्की पूरी होती है। किसी कैफियत है तो बहुत सी चीज़ों के हवाले से वजाहत दरकार है। ओवर टाइम शायद ये भी पता चल जाए। मुझे राना साहब, जब दूसरी पार्टी के हवाले से हम बात करते हैं, लतीफ़ खोसा साहब जिस पार्टी को छोड़ के खैर बात कह के आए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल अपना मंशूर पेश करने जा रही है क्योंकि बीबी शहीद की बरसी है कल, और इस मौके पर बिलावल ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो बयानात उनसे मंसूब आ रहे हैं कि 300 यूनिट तक गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे और 17 वजारतें ख़त्म कर देंगे इक़्तिदार में आने के बाद, जो वहाँ से बचत होगी वो गरीबों पे खर्च करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस पतली सूरत हाल में पाकिस्तानी इकॉनमी, जहाँ बिजली की कीमतों में तकरीबन रोज़ाना नहीं तो हफ्तावार बुनियादों पर इजाफा हो जाता है, वहाँ पर ये सब मुमकिन है? वही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की तरह ख्वाब? मेरे ख्याल में इंडियन फिल्में बहुत देखते हैं लोग यहाँ पे आजकल, और जो एक दिन के वजीर आला होते हैं इस किस्म की बातें करते हैं वो लोग। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अगर 300 यूनिट अगर फ्री देने हो तो 300 यूनिट पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 300 यूनिट पाकिस्तान में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कितनी परसेंटेज है लोगों की जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर ये परसेंटेज 50% से भी ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आप 50% आबादी को आप फ्री बिजली देंगे। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, इस मुश्किल हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं हैंडल किया जा सकता। खोसा साहब की एक बात करना चाहूंगा। खोसा साहब के बारे में अभी अली मोहम्मद साहब ने मेरे शो में कहा था कि उनकी वो काबिल इज्जत है खोसा साहब,
लेकिन ये जो खोसा साहब की स्टेटमेंट है कि वो बानी जो पीटीआई है उनके बाद वही सब कुछ करता धरता है, बकौल अली मोहम्मद साहब के कि ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन वो ही इज ऑल्सो अ पैराशूटर। तो वो पैराशूट से आपने बात कह दी सारी। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी हैसियत क्या, अली मोहम्मद खान साहब की स्टेटमेंट बहुत अहम है और बता रही है। मुझे प्रोग्राम खत्म, वैसे नाना साहब यू आर गुड एट मैथ्स। अदनान आदिल साहब, अगर नून लीग की बात करें तो टिकट्स के मामले पे प्रॉब्लम, सीट एडजस्टमेंट के मामले पे प्रॉब्लम, आईपीपी भी मुंह मोड़ने जा रही है नून लीग से। क्या वो तो जाहिर है इतनी सीटें मांग रहे हैं, नून लीग कैसे देगी? उनके तो अपने ही अंदर लोग अकोमोडेट नहीं हो रहा है, और उनके तो 18 हैं, वो शायद 2-4 सीटों पे उनको नून लीग मेहरबानी कर दे। तो नून लीग का मंशूर कब तक आएगा आपके ख्याल में? नून लीग का आ जाएगा जब नवाज शरीफ चाहेंगे। अब वो मंशूर से क्या फ़र्क पड़ता है? मंशूर तो बस ऐसे लोगों को बताने के लिए होता है, असल में तो लोगों ने वही करना होता है जो करना होता है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, वो किसी वक्त भी पूरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलिए। मैं एक लास्ट कमेंट दे दूं। पैराशूटर्स की बात अभी हुई जी। पैराशूटर्स जो है ना जी, अगर पैराशूटर्स हर सियासी जमात का मसला है, पैराशूटर अगर कोई पीटीआई में है तो वो खबर बने का और उसका खाता। चले इसके साथ ही खत्म करते प्रोग्राम। अल्लाह ने के बाद।